बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा कि अर्थव्यवस्था सशक्त करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा कई ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं। 45 लाख तक के घर के लिए 31 मार्च 2020 तक के लिए गए ऋणों के ब्याज पर 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी। कहा कि कोई भी घरेलू कंपनी यदि किसी प्रोत्साहन का लाभ नहीं ले रही है तो वह 22% की दर से आयकर का भुगतान करेगी। अभी यह दर 30% थी। सरचार्ज और सेस को जोड़ने के बाद प्रभावी आयकर 25.17% होगा। 100 करोड़ मुनाफे वाली कंपनी पहले 34.94 करोड़ टैक्स देती थी, अब 25.17 करोड़ टैक्स दे रही है। 9.17 करोड़ की बचत होगी। 1 अक्टूबर 2019 से उत्पादन में आने वाली कंपनियों को मात्र 15% और सरचार्ज से जोड़कर 17.01% आयकर देना होगा, जहां पहले 29.12 यानी 10 से 12% की देनदारी कम होगी। जो कंपनियां छूट और प्रोत्साहन प्राप्त करना जारी रखते हैं उनके लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर 18.5 से घटाकर 15% कर दिया गया है तथा यह छूट प्राप्त नहीं करने वाली कंपनियों को MAT से मुक्त कर दिया गया है। इनमें कुछ बातें खास हैं, जैसे कैपिटल गेन टैक्स से सरचार्ज हटाने की घोषणा, शेयरों को पुनर्खरीद की घोषणा, 5 जुलाई 2019 से पहले करने वाली कंपनियों के पुनर्खरीद पर टैक्स नहीं लगेगा। कंपनियां अब 2% CRS फंड का इस्तेमाल IIT विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों में शोध कार्यों के लिए कर सकेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों का विलय कर 4 बैंक बनाना। 2017 में जहां 27 बैंक थे अब महज 12 रह जाएंगे। सरकार बाजार में 5 लाख करोड़ के ऋण प्रवाह हेतु बैंक को 70,000 करोड़ देगा ताकि खुदरा व्यापारी MSEM कॉर्पोरेट को लाभ मिले। रिजर्व बैंक के रेपो रेट को ब्याज दर से जोड़ा जाता ताकि आवासन ऋण, वाहन ऋण एवं अन्य खुदरा ऋणों, कार्यशील पूंजी की EMI कम हो सके। घर, वाहन, उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद को प्रोत्साहित करने हेतु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन को 30,000 करोड़ तथा NBFC को भी वित्तीय सहायता। 31 मार्च 2012 तक संकटग्रस्त MSMEs को NPA घोषित नहीं किया जाएगा। उसमें जो थोड़ी नकारात्मकता दिखाई पड़ रही है, एक झटके में पूरे देश के आर्थिक माहौल में एक सकारात्मकता, एक पॉजिटिव मूड जो है और वो दिखाई पड़ने लगा है। और मित्रों, एक और टैक्स लगता था जिसको कहते थे मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, न्यूनतम वैकल्पिक कर। तो जो कंपनियां छूट या प्रोत्साहन को जारी रखेंगी उनके लिए जो मैट है वो 18.5% से घटाकर 15% कर देंगे। और जो लोग छूट और प्रोत्साहन का लाभ नहीं लेंगे उन कंपनियों को मैट से मुक्त कर दिया गया। मैं उसके बहुत डिटेल्स में नहीं जाऊँगा क्योंकि इसका वो मैंने देखा उसके लिए। फिर एक बात बता दें कि जो CRS होता है, हर एक कंपनी को अपने मुनाफे का 2% ये सोशल कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक कार्य में उसको खर्च करना होता है। इस बार उसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि जो CRS का जो 2% कंपनियां इन्वेस्ट करती हैं, खर्च करती है, वो विश्वविद्यालयों के अंदर रिसर्च पर खर्च कर सकती है। IITs में वो इन्वेस्ट कर सकती है। जो शोध संस्थान है, देश के रिसर्च सेंटर्स, इनके अंदर भी वो CSR का पैसा जो है और इन्वेस्ट कर सकती है। उसी प्रकार पिछले दिनों जो घोषणाएं की गई हैं कि 10 बैंकों को मर्ज करके, विलय करके और 4 बैंक बनाए गए। और देश में 2017 में जहाँ 27 बैंक थे, अब वो बैंकों की संख्या घटकर केवल 12 रह। छोटे छोटे बैंक हैं, उसके बड़े बड़े बैंक हैं, 3-3, 4-4 बैंकों को मर्ज करके और बैंकों की संख्या कम की गई ताकि उनका प्रबंधन भी बेहतर हो और अपनी पहुंच का लाभ उठाकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऋण जो है और दे सके। साथ ही साथ बैंकों को भारत सरकार ने 70,000 करोड़ उसको रिकैपिटलाइजेशन यानी मदद की है। बैंकों को 70,000 करोड़ का देने का सरकार ने निर्णय किया है ताकि बैंक 5 लाख करोड़ की लिक्विडिटी यानी ऋण
वो खुदरा व्यापारी हो, MSME हो, कॉर्पोरेट हो, इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ऋण दे सके। उसी प्रकार बैंक की ब्याज दर क्या होगी, ये हमेशा विवाद का मुद्दा रहा है। तो भारत सरकार ने निर्देश दिया है कि RBI जो रेपो रेट जिसको कहते हैं, जो रेपो रेट होता है RBI का, यानी RBI जो लोन देती है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, तो RBI का जो रेपो रेट होगा उसको ब्याज दर से जोड़ दिया गया, यानी बैंकों का ब्याज दर वही होगा जो RBI का रेपो रेट है। इसका लाभ जो है वो हाउसिंग लोन में, खुदरा ऋण के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए, इसमें EMI जो है वो मासिक या त्रैमासिक जो किस्त होती है वो काफ़ी कम हो जाएगी। उसी में अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स में भारी कटौती का जो ऐलान किया, इसका उद्योग जगत ने, अर्थव्यवस्था के जो जानकार लोग हैं और पूरे देश ने इसका अभूतपूर्व स्वागत किया है। और कुछ लोगों ने कहा कि दिस इज अ बिग बैंक रिफॉर्म, एक धमाकेदार सुधार है। किसी ने कहा कि ये विल बूस्ट इन सेंटिमेंट इन द मार्केट, बाजार के अंदर जो सेंटिमेंट है उसमें और ज़्यादा तेजी आएगी, विल किक स्टार्ट द इकोनॉमी। यानी 20 तारीख को जो केंद्र की सरकार के द्वारा घोषणा की गई है इसके दूरगामी परिणाम दिखाई पड़ेंगे। अभी तो इस समय भारत की जो कॉर्पोरेट टैक्स की जो रेट है, जो कंपनियों को जो आयकर का भुगतान करना पड़ता है, जो कॉर्पोरेट टैक्स के नाम से जाना जाता है, ये दुनिया के अंदर सर्वाधिक है। और इस समय जो चीन और अमेरिका के बीच जो ट्रेड वॉर चल रहा है और बड़ी संख्या में जो चीन की जो कंपनियां हैं वो अपना व्यापार समेट रही हैं, विड्रॉ कर रही हैं और उन देशों की ओर जा रही हैं जहाँ अनुकूल माहौल है और जहाँ पर कॉर्पोरेट टैक्स के रेट काफ़ी कम है। ये देखा गया कि पिछले दिनों में वियतनाम के अंदर, थाईलैंड के अंदर, इस तरह के देशों में बड़ी मात्रा में और पूंजी निवेश हो रहा है। और फिर भारत की सरकार ने भी कॉर्पोरेट टैक्स में कंपनियों के आयकर में बड़े पैमाने पर कटौती करने का ऐलान किया है। और आपको ये बता दें कि 91-92 में जो इफेक्टिव कॉर्पोरेट टैक्स था वो 57.5% था, 57.5। 2001-2 में ये घटकर 36.75% हो गया। 2011-12 में घटकर 34.9% हो गया। और अब जो ऐलान किया गया है उस ऐलान के अनुसार कॉर्पोरेट टैक्स की जो दर है उसको 30% से घटाकर और 22% कर दी गई है। और इतना ही नहीं, मैं एक उदाहरण देकर बताना चाहूँगा कि मान लीजिए कि कोई कंपनी 100 करोड़ का मुनाफा कमा रही है, तो 100 करोड़ का मुनाफा कमाने वाली कंपनी जहाँ पुराने टैक्स रेट के अनुसार 34 करोड़ 94 लाख रुपए का टैक्स देती, अब वो केवल 25 करोड़ 70 लाख रुपया टैक्स देती। लेकिन पिछले 15 साल में देखा जाए तो कई चीनी मिलें बंद हो गई बिहार में। मैं जिस इलाके से आता हूँ चंपारण से, वहाँ पर काफी चीनी मिलें थी, सब बंद हो गए। मोतिहारी का चीनी मिल बंद हो गया और उसके इलाके को अगल बगल में भी जिससे चीनी मिल सब बंद हो गया। आपको जानकारी ठीक कर दूँ, मोतिहारी चीनी मिल हम लोग के आने के बाद ही बंद हो गई। दूसरा देखिए, कोई चीनी मिल अगर चलाना, ये सरकार तो नहीं चलाएगी, चलाना तो प्राइवेट सेक्टर को है। तो सरकार अगर कोई चीनी मिल अगर बंद हो गई तो यानी बंद होने का क्या करें, ये देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि सरकार अब देश में कोई मिल नहीं चलाती, ये प्राइवेट सेक्टर को चलाती है।
आएगा कि नहीं आएगा उनको तय करना, हमने तो नीति बना दी, बाकी बना दिया। अब अगर सीतामढ़ी की रीगा चीनी मिल की हालत खराब है, उसके मैनेजमेंट के और अचानक खराब नहीं है, तो जब से चीनी मिल स्थापित हुई तब से उसकी हालत खराब है। लेकिन आज नरकटियागंज की चीनी मिल बहुत बढ़िया चल रही है, बिरलास की 3 शुगर मिल है, काफ़ी बढ़िया चल रही है, हरिनगर की शुगर मिल काफ़ी बढ़िया चल रही है, बाकी HPCL वगैरह जो चीनी मिल सुबौली और बाकी गया था वो भी चल रही है। लेकिन अब गोपालगंज की जो चीनी मिल है, वो चीनी मिल का मैनेजमेंट जो कभी गंभीर है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम तो क्या मदद कर सकते हैं, लेकिन शुगर मिल चलाने का काम अब बिहार में इथेनॉल बनाने वाली कंपनियां मिल बड़ी संख्या में आ रही है। ये इथेनॉल आपको मालूम है कि भारत सरकार ने अनुमति प्रदान कर दिया। सवाल कर सकते हैं और कोई एक सवाल और है, व्यवस्था पर एक सवाल और है, एक सवाल और है। 15 साल हो गए मोदी जी, इधर हाँ बोलिए। 15 साल हो गए ये सुनते सुनते अब इंडस्ट्री आएगी, अब रोजगार होगा, अब सब कुछ हो जाएगा, और कितना साल इंतजार। देखिए कभी ये हम लोग नहीं आ रहा ऐसा तो है नहीं। एक बात ध्यान रखिए कि जब संयुक्त बिहार था, तो ये जो वर्तमान बिहार ये कृषि प्रधान क्षेत्र था, और जो झारखंड का इलाका था वो औद्योगिक प्रधान क्षेत्र। कभी हम लोगों ने नहीं कहा कि बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पर, यहाँ जमीन नहीं देने के लिए कहाँ से दे पाएंगे। इसलिए कभी हम लोगों ने ये नहीं कहा कि बिग टिकट इंडस्ट्रीज बिहार में आएंगी, कभी हम लोगों ने नहीं कहा। छोटे उद्योग आएंगे, छोटे उद्योग आ रहे हैं, और आप कहेगा तो अगला अलग से पूरा आंकड़ा जो है, पूरा आंकड़ा आपको दे दूंगा पिछले 1 साल में कितना इन्वेस्ट हुआ है, कितने उद्योग आए हैं, और यहाँ जो भी आएगा वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आएगी, कृषि पर आधारित उद्योग। मोदी जी एक मिनट पूरी बात, क्योंकि हमारे पास माइंस नहीं है, मिनरल्स नहीं है, हमारे पास जो जमीन है बगल के झारखंड के अंदर प्रति वर्ग किलोमीटर लगभग 350 लोग रहते हैं, और बिहार के अंदर प्रति वर्ग किलोमीटर 1106 लोग रहते हैं। ये तो 2011 का आंकड़ा है, और उत्तर बिहार में 1400 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। तो हर राज्य के अंदर एक सीमा होती है, क्योंकि एग्रो बेस्ड या कृषि पर आधारित राज्य है, आबादी का घनत्व तो बहुत ज़्यादा है, जमीन बहुत उपजाऊ है, इसलिए हम लोगों ने एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को लगाने का पूरा प्रयास किया। बड़ी संख्या में मक्का उद्योग वाले लोग आए यहाँ पर, राइस मिल्स यहाँ पर आई, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आ रही हैं, काफी अच्छी संख्या में आई। आप कहेंगे तो कल अलग से हम आपको पूरा। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं स्वास्थ्य केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। स्वास्थ्य केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।